आज के संस्कार सारथी यूट्यूब चैनल के धारावाहिक व्यक्तित्व में अनेक महत्वपूर्ण विद्वानों, शिक्षकों और प्रेरणाप्रद जो संस्कारों से संचित जो महापुरुष हैं उनके साक्षात्कार किए हैं। कई जो शिक्षाप्रद आपको शिक्षा मिली है और उनके शिक्षाप्रद जो प्रेरणा स्रोत जो अनुभव हैं उनसे आपने प्रेरणा ली है। इसी क्रम में आज श्री रघुवीर सिंह सेंगर हमारे मेहमान हैं और इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अनेक संस्था है, इनकी अपनी संस्था है विजयादशमी समारोह समिति, इसके तत्वावधान में प्रतिवर्ष ये अनेक प्रोग्राम करते हैं और विश्वामित्र जयंती जैसे प्रोग्रामों को आयोजित करते हैं। इसके साथ साथ अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति है, उसके धार्मिक प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं, तो उस नाते भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक गतिविधियाँ इनकी बहुत ज़्यादा हैं और एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यह संस्कार सारथी पत्रिका और ट्रस्ट के परामर्शदाता हैं, तो इसके माध्यम से भी हमें इनका यदा कदा मार्गदर्शन मिलता रहता है और हमारे इस ट्रस्ट और पत्रिका के संचालन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इसी क्रम में आज के मेहमान श्री रघुवीर सिंह सेंगर जी का स्वागत करता हूं और आपसे इस संदर्भ में कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारी देश की स्थिति है उस पर और हमारे धार्मिक जो क्षेत्र हैं इन विषयों पर कुछ चर्चा करेंगे और इनके अनुभव, इनके मार्गदर्शन से आप सभी दर्शक कुछ न कुछ प्रेरणा हासिल करेंगे, इसकी मैं अपेक्षा करता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ। सारथी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैंने जैसा कि कहा कि आप विभिन्न संस्थाओं जुड़े हैं और सामाजिक गतिविधि जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज आपके साक्षात्कार में हम कुछ इस तरह के प्रश्न रखें जिसमें हमारे दर्शकों को आपके अनुभवों से मार्गदर्शन मिले और कुछ प्रेरणाप्रद शिक्षा मिलेगी। इसी क्रम में मेरा प्रश्न है वर्तमान परिस्थितियों में कि आप अनेक संस्थाओं से जुड़े होने के कारण आप धार्मिक इसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत विकास समिति में आप धार्मिक प्रभारी हैं। इस रूप में आप धार्मिक जो व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं, धार्मिक जो मूल्य हैं उनकी स्थापना के लिए ये संस्थाएं किस तरह से काम कर रही हैं, उसमें आप अपने विचार व्यक्त करें। धर्म के मामले में जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो अति उत्तम काम जो है मेरे को तो लगा हमारे डॉक्टर राम अवतार जी का, जिन्होंने कि राम ने 14 वर्ष जो गुजारे वनों में, वन भटके, वो 14 वर्ष क्योंकि 14 दिन नहीं बना सकता कोई, उन्होंने 14 दिन बनाने की कोशिश की है कि इतनी बड़ी राम कथा को, रामायण को विश्व में आज 290 देश रामायण को मान रहे हैं, रामायण को जान रहे हैं, राम कथा को समझ रहे हैं और रामलीलाएँ कर रहे हैं। उन्होंने उतनी बड़ी राम कथा को अपने एक कलमबद्ध करने की कोशिश की, कहाँ कहाँ रहे और क्या क्या वहाँ से लिया और क्या क्या छोड़ा 14 वर्ष के वनवास में। तो ऐसा तो नहीं था 14 वर्ष के कितने दिन गिने जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन हाँ फिर भी उन्होंने ऐसा करा है। डॉक्टर राम अवतार जी ने जहाँ जहाँ राम चरण चल जाहीं, बहुत अच्छा उन्होंने अपना बनाया है। एक एक दिन को भी उन्होंने लिखा है ना कि यहाँ एक दिन ये काम करा था। जैसे मान लो हम बताएं कि उन्होंने बताया था वहाँ पर ताड़का जहाँ मारी थी, अपने अयोध्या जी चले थे, तो मात्र 80 किलोमीटर जगह है वो, आज भी है वो, अब उसका नाम कुछ और है। वहाँ विश्वामित्र का आश्रम था। वो रावण के ज़माने में वहाँ जहाँ पर ताड़का मारी थी, भगवान राम के द्वारा मारी गई थी, वो वहाँ की एक वो थी, जिसे कह सकते हैं कि ये वो चौकी थी, रावण की चौकी थी वहाँ तक। आज की जो अयोध्या जी से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो हमारी उस पर आज रामलला का मंदिर बन रहा है। उस मंदिर बनने की परिधि भी आ गई है वो जगह भी अब, कि यहाँ तक वो पैदल आए थे और फिर जनकपुर गए, वहीं से जनकपुर गए थे वो, वहीं से सीता विवाह हुआ था उनका। और भगवान देखो
इस संजोग की बात है, ये हमारी सवाल भी जो करा गया अभी कल परसों आएगी, 19 नवंबर को आएगी, 19 दिसंबर को आएगी सॉरी। वो क्या आएगा कि विवाह पंचमी है, वो 19 दिसंबर की विवाह पंचमी है। अब कोई पूछे किसी से विवाह किसका हुआ था ये, तो संस्कारों में हम देखना चाहेंगे कि विवाह किसका हुआ था। ये उल्लेख नहीं है हमारे पत्राओं में, होना चाहिए कि विवाह हुआ था सीता जी का और राम का। वो विवाह उत्सव जो है अभी 19 तारीख को आएगा। उस दिन कोई फंक्शन होना चाहिए जिससे पता लगे लोगों को कि हाँ भाई ये राम सीता के विवाह का जन्म उत्सव है। ये अच्छा, उसके संदर्भ मतलब कोई ना कोई उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, कोई ना कोई मनाना चाहिए हमारी श्रद्धाओं को। राम के जो शादी का दिन है, जी हाँ, श्री राम सीता विवाह जन्म उत्सव है, वो विवाह उत्सव है सर। ठीक है, चलिए मैं इस क्रम में आपको बात को थोड़ा बढ़ाते हुए कि आप संस्कार सारथी ट्रस्ट और संस्कार सारथी पत्रिका के परामर्शदाता हैं, कई सालों से हैं, तो संस्कारों के इस आयोजन में आप किस दृष्टि से देखते हैं कि ये संस्कार सारथी ट्रस्ट और पत्रिका किस तरह का काम कर रही है? संस्कार सारथी जो ट्रस्ट है और उसकी जो पत्रिका है संस्कार सारथी, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर अब मैं बोलूं तो सच है कि ये बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए हिंदी पत्रकारिता जो गिल्ट है, जो अक्सर 2-3-4 साल में बंद हो जाती हैं अक्सर पत्रिकाएं, वो उसमें मुकेश परमार जी का विशेष अपना कोई स्वार्थ ना होते हुए भी वो बहुत कठिन मेहनत से संस्कारों को पुनः स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं। और उनका मैं बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको आगे बढ़ने की वो गति और मति देते रहें। आपका अभिनंदन करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं आपके विचारों के लिए। कि मैं एक इस क्रम में एक आज का जो वर्तमान परिवेश में एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि जो किसान आंदोलन, जिस तरह से एमएसपी का संदर्भ है, केंद्र सरकार कहती है कि सरकार ने किसानों के बेहतर भविष्य के लिए और इनकम के लिए, बेहतर इनकम के लिए ये एमएसपी में उनको सहूलियत दी है, और जो नया बिल पास किया है उसमें किसान के लिए वो फ़ायदेमंद है। जबकि पंजाब के साथ कुछ अन्य क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया हुआ है, दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर रखे हैं, और उनका ये मानना है कि ये जो बिल है ये किसानों के हित में नहीं है और इसमें किसानों की रोजी रोटी बाधित होगी, और इस पर जो है गैर सरकारी कंपनियां हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया है, और इसमें किसान का शोषण होगा। तो ये एक इत्तेफाक है, मैं ये कह सकता हूँ, या ये विरोधाभास है कि इसी संदर्भ को कुछ राजनीतिक दलों ने हाईलाइट किया है और उसको अब मंच पर आकर के मंच को अपने मतलब अपने मंच के रूप में बदल लिया, उसको राजनीतिक मंच के रूप में बदल दिया है किसान आंदोलन को। तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए परमार जी, मुकेश परमार जी, हम वाकई में सहमत तो नहीं हैं, लेकिन असहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि हम किसान परिवार से हैं, ऑलरेडी बता चुके मैं अभी पहले। और मैं किसान भाइयों के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि किसान भाइयों ने जो मेहनत की है वो मुझे लगता है विफल होने जा रही है अब उनकी वजह से, खुद की वजह से, और कोई नहीं। कारण ये है कि वो चले थे न्यूनतम मूल्य को लेकर के और भटक करके कहाँ आ गए। इसके ऊपर मैं बोलूँगा एक शब्द बोलूँगा, एक लाइन का, किसान आंदोलन इच्छाधारी आंदोलन बन गया है। किसान आंदोलन इच्छाधारी आंदोलन बन गया है। चले थे कहाँ से, काहे के लिए, भटक करके आ गए यहाँ तक। तो इसके लिए मैंने 2 लाइन लिखी भी है, अगर ये मौका लगे तो छाप दीजिएगा अपनी संस्कार सारथी पत्रिका में। इच्छाधारी आंदोलनकारी किसानों ने झंडा उठाया था न्यूनतम मूल्यों को लेकर के, विरोधी पार्टियों की घटिया राजनीति के चलते भटक गए। तो भटक गए, कहाँ तक आ गए, भटक कर या भटका दिए गए, कानून वापस लाने पर आ गए। मांग बदल गई है, मतलब पहले अपने अधिकार, ये वामपंथी कानून हटाने के उसमें आ गए, उसमें आ गए, तो जो कि बिल्कुल गलत है। ये हर कोई समझा चुका है
नरेंद्र सिंह तोमर जी किसान यूनियन वो कृषि मंत्री जी हैं जो हमारे, और माननीय मोदी जी यशस्वी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनने भी स्वयं समझाया अपने शब्दों में, अपने विचारों में, अपनी मन की बातों में। और हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनने भी समझाया अच्छे से। लेकिन बारे किसान भाइयों, तुम्हें कहाँ भटका दिया गया है कि तुम अपनी बात पे अड़ गए हो। अड़ना नहीं चाहिए। एक कहावत है हमारे ग्रंथ साहब में ही उठा था मुद्दा, पंजाब से ग्रंथ साहब में एक कहावत है कि अड़े सो झड़े बोले सो निहाल। अरे भाई, अड़ने की क्या बात है तुम्हें? सीधी सी बात है, तुम्हारा नहीं अगर फ़ायदा हो। जिस आदमी ने किसान भाइयों के लिए जनधन योजना के अंतर्गत उनका मान सम्मान करते हुए 2000 रुपये पर 3 साल में दिए हैं, व्यक्तिगत तौर से हर आदमी को पहुंचाया है, तो वही आदमी मोदी है। वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच है कि वही आदमी है मोदी जी। और उनकी मान सम्मान रखते हुए बात को और एक बार कर लो। 6-7 राउंड तुम्हारे हो चुके हैं, 8वां राउंड कर लो भाई, मैं ये कहना चाहूँगा। और उनकी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जरूरी यही है। प्रयास करिए, बहुत ज़रूरी है। और आज की खबर है, आज की अखबार में मैंने पढ़ी है, कल मैं टीवी पे देख रहा था, आज तक पे 10 किसान संगठनों ने नए कानून का समर्थन कर दिया है। 10 किसान संगठनों ने इन कानूनों का समर्थन कर दिया है और लिखित में श्री नरेंद्र तोमर जी को दे दिया है वो अपना समर्थन पत्र। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जब 10 जने एक साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं पर लोग, तुम चले थे पंजाब से, हरियाणा आ गया साथ में, लेकिन हरियाणा भी हट गया। आप हरियाणा कह रहा तुम करो भैया, हम तो अपने खेत में करें काम। मैं ये कहना चाहूँगा, खेतों में ही काम करने वाले लोगों को खेतों में जाना चाहिए, अपने बच्चों को लगाना चाहिए। अब हमें पता लगा है, ये अपनी खबरों में सुन के ही, कि हमारे सिख भाइयों ने या आंदोलनकारी भाइयों ने, किसान भाइयों ने ये कहा है कि हर गांव से 10 आदमी आने चाहिए पंजाब से। क्यों भाई, बाकी लोग कहाँ गए फिर? जब तुम पूरे भारत को संग लेके चल रहे हो, भारत के लोग होने चाहिए। हाँ, तो वो सबको बुलाओ। वही 10 पे किस कर गए अपने आप ही, अपने आप सिमट रहे हो। ये वामपंथी लोग तुम्हारे से पीछे लग गए हैं, नक्सलवादी तुम्हारे पीछे लग गए हैं। तुम पहचानो उनको और अपने साथ हटाओ। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान कई मंचों पर, और कल की ही बात है कि मोदी जी के लिए मोदी मरेगा, मोदी जी के लिए बहुत सा अपशब्द कहे है ना, और विरोधी जो गतिविधियां हो रही हैं, तो राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है इस आंदोलन में। और जो मुख्य मुद्दे से भटक रहे हैं, कई राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है इसके पीछे, ठीक कहा आपने। मेरा कहने का मतलब ये है, राजनीतिक रोटियां सेक रहे, अपने वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही लोगों को पीछे हटाओ का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल। और किसान लोग अगर इसमें बेहतर चिंतन करें, प्रयास करें, तो हो सकता है कि मोदी जी के जो प्लान उनके लाभदायक हो, लाभकारी होने चाहिए। लाभकारी ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी ने जो करा है, जो कि आज़ादी के बाद सब लोग ये चाह रहे थे, कुछ ऐसा कानून आए, कुछ वही कानून बनाया गया है। और जब बना रहे थे तो संसद में कितने ने उसकी मतलब वो करी थी समर्थन? कौन सी पार्टी ने नहीं की थी? सब पार्टी ने समर्थन किया था। संसद में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, तो पास कानून को कैसे वापस लिया जा सकता है? कोई ऐसा कानून वो नहीं है हमारे संविधान में। पढ़िए आप अच्छे से संविधान को, समझिए संविधान को। और हमारे संविधान में बनने के बाद कोई भी तरीका नहीं है वापस लेने का। आप वापस लेने पड़ गए, कैसे हो सकता है ये? असंभव को संभव कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आज ही का एक ताज़ा मुद्दा है कि कर्नाटक विधानसभा में गौ रक्षा के संदर्भ में एक प्रस्ताव आया, और उसमें विपक्षी लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया, और यहाँ तक किया कि स्पीकर को सीट से उठाया और धक्का मुक्की हुई है, हाथापाई हुई है। केवल गौ रक्षा के प्रस्ताव को लाने पर इस तरह का विरोध आया। तो इसमें धार्मिक दृष्टि से जो हम अगर हम देखें तो गौ सेवा, गौ रक्षा कितना महत्वपूर्ण है, और इसके ऊपर क्यों राजनीति हो रही है? गौ हमारी माता है, हमारे आदर करते हैं हम उसको, तो उसके
रक्षा का विरोध हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर आप कुछ कहना चाहिए? जी, 1932 में महात्मा गांधी ने गौरक्षा आंदोलन में अध्यक्षता की पद भी निभाई थी। उनने ये कहा था कि अगर हमारी आज़ादी मुझे मिली, हम लोगों को मिली, तो हम सबसे प्रथम सत्र वो अपने लोकसभा का सत्र में सबसे प्रथम गौ आंदोलन को समाप्त करने के लिए गौ रक्षा ही सर्वोत्तम परमो धर्म होगा हमारा, ऐसा बोला था महात्मा गांधी। वही उनका समर्थन किया था विनोबा भावे जी ने, और यही समर्थन किया था हमारे लोकमान्य तिलक जी ने कि हाँ बिल्कुल ये करेंगे। और नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? ये भी जब आके भटक गए, जैसे आज हमारा किसान भाई भटका हुआ है, ऐसे ये भी भटका दिए गए। उस वक़्त कहीं और चले गए। ये गौ रक्षा हमारी पीछे चली गई। गौ हत्या इतनी जो उस पर आ गई कि अंग्रेज़ों ने हमारे मुसलमान भाइयों को, जो जब हमारे देश में उन्होंने अपना आक्रमण करके हमें गुलाम बना लिया, तो मुसलमान भी राजा थे यहाँ वक्त, मुसलमानों के राज था बल्कि देखा जाता। तो गुलाम किसे बना लिया? मुसलमानों को, हिंदू को। जब वो गए यहाँ से दो जगह कर गए, इनको बांट दिया, इनको बांट गए। शासन करो। वो लोगों ने ये करा अंग्रेजों ने कि तुम काटो हम खाएंगे, गौ माता को तुम काटो हम खाएंगे। उनने इनको व्यापारी बना दिया मुसलमान भाइयों को। सच्चाई तो ये है। उसमें बिल्कुल गौ हत्या का कोई रोल नहीं था हमारे देश में, कभी था ही नहीं। कभी गौ हत्या न करी गई, न करवाई गई, न किसी ने वो करा। मुगल काल से शुरू, ये मुगल काल में शुरू हुआ। नहीं, मुगल काल में नहीं हुआ, सॉरी मुगल काल में तो आखिरी बादशाह होता ना मोहम्मद शाह जफर, हाँ जफर था लास्ट आखिरी। उसने अपने अध्यादेश में कहा था, बहादुर शाह जफर थे। हाँ बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, हाँ बहादुर शाह जफर जी ने अपने बेटों को ये कहा था, आपकी बकरीद पर गऊ को जाए को न ज़िबा किया जाए, मतलब मारा न जाए, न ज़िबा किया जाए, और जो ऐसा करता है नहीं मानता है तो उसके हाथ काट दिए जाए। ये कहा था। मुगल काल में भी नहीं हुआ था, ये तो अंग्रेज़ों काल में ही इसको करा गया। अब उसको जफर से पहले भी नहीं हुआ कभी भी? नहीं कभी। ये तो हमने मोहम्मद शाह बहादुर शाह जफर की बात करी। अकबर ने भी ये कहा था कि अगर हम दीन इलाही नाम से एक धर्म चलाना चाहता था अकबर ने, कि दीन इलाही हम चला पाए तो हम ये सबसे प्रथम बकरीद पर गौ के जाया को ज़िबा करने के लिए मनाही करेंगे, ये अकबर ने कहा था। चलिए, मैं अंत में एक प्रश्न और रखना चाह रहा हूँ कि आप संस्कार साथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए, युवाओं में संस्कारों के, शिक्षा के साथ संस्कारों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गौ के संबंध में एक मेरा शब्द और रह गया, क्षमा चाहूँगा। मैं वो कहना जरूर चाहूँगा कि जब 1966 में गौ हत्या आंदोलन चलाया गया, उसके जो अग्रगणी महात्मा लोग थे, तो उनके ऊपर गोली चलवा दी इंदिरा जी ने। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस संदर्भ, उस समय में, तो उन्होंने गोली चलवा दी। उसमें कई मारे गए, संत मारे गए। उस वक़्त एक संत ने कहा था, जो कि अभी नहीं है दुनिया में, वो करपात्री जी महाराज। करपात्री जी महाराज धर्म संघ के संस्थापक थे, और उनने कहा था कि इंदिरा, जैसे आज ये महात्मा मारे जा रहे हैं, तड़प के मर रहे हैं, ऐसा ही तू बनेगी, तेरा परिवार बनेगा, ऐसा बोला था उन्होंने। और ये संजोग बस, दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ, संजोग बस ऐसा भी हुआ कि उस दिन इंदिरा जी को, जिस दिन मारी गई इंदिरा जी को गोली मारी गई ना, उस दिन भी गोपाष्टमी थी, और जिस दिन गोली चलवाई थी उस दिन भी गोपाष्टमी थी। इसलिए मैं ये संदर्भ बस कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य बस, हाँ जैसे को तैसा बड़ी जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी मिला। इस युग में तो इमीडिएट मिला है, यानी इधर करा उधर पाया। तो इसलिए कांग्रेस जो स्थिति है, तो ये मांसाहारी गौ हत्या का इन्होंने विरोध नहीं किया, इस तरह पतन की ओर ही है, अग्रसर है, यही कह सकते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी पतन अगर पार्टी को इस वक्त कोई और कर्णधार न मिला, इस परिवार के अलावा, तो ये पक्की बात है, कांग्रेस अब गई, पतन की ओर है। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए जी। अच्छा, अगला प्रश्न मेरा यही था कि आप संस्कार साथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे धार्मिक दृष्टि से, युवाओं के शिक्षा की दृष्टि से और हमारे देश में जो पश्चिमी अंधान करुण बढ़ रहा है, ठीक है ना, चरित्र के पतन हो रहा है, उसकी दृष्टि में क्या कहना चाहेंगे कि हमारे संस्कार साथी पत्रकार और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम किस तरह समाज में जागरूकता पैदा कर सकते हैं? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि संस्कार साथी से मैं जुड़ा हुआ हूँ 10-12 साल से, और जुड़ने के बाद मैंने जो भी मेरे से तन मन धन से सहयोग हो सका मैं करने की पूरी कोशिश करता रहा हूँ, करता रहूँगा। पर मैं इसके साथ मुकेश परमार जी का भी शाबाशी देना चाहूँगा, धन उनको ताकि उनकी प्रगति और पथ जो है प्रशस्त बने और वो निरंतर ऐसे ही बढ़ते रहें। संस्कार सारथी को जिस तरह से ये संस्कार सारथी के अगुआ सर संचालक होने के नाते, भाई अब कहूँ कि मतलब उन्हीं को संस्थापक होने के नाते तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। बाकी और पत्रिकाएं तो 2 साल 3 साल 4 साल चलती हैं, बंद हो जाती हैं। ये संस्कार सारथी को 9 साल हो चुके हैं, मेरी 10वां साल चल रहा है। तो मेरी जानकारी में मैं यही कहना चाहूँगा, पत्रिकाओं के जो वो हैं आज की संदर्भ में चलती हुई पत्रिकाएं, अन्य पत्रिकाएं हैं, उसकी ये सिरमौर बने एक दिन। मैं ऐसा चाहूँगा इसकी संस्कार सारथी के लिए कि सिरमौर बने और ये इसको दुनिया जाने दुनिया माने। एक लड़का हमारे साथ और आता बैठा है, अभी आया हुआ है मेरे साथ में, मोहन भदौरिया। ये भी संस्कार सारथी के लिए काफ़ी तत्पर है और ये चाहता है कि हम उसको तन मन धन से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमें आप गाइड करें। मैं मुझसे पूछा इसने, तो मैंने जरूर गाइड करेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे तो जोड़ेंगे। हमें तो उत्साही युवाओं की ज़रूरत है जो देश में अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, उसके बचाव के लिए, उसके प्रचार के लिए समर्पित हों। ऐसे युवाओं का हमेशा स्वागत है और हम तहे दिल से मतलब आमंत्रित करते हैं। मोहन जी को हम जोड़ेंगे इसके अलावा। ठीक ठीक।